ई कॉमर्स बिजनेस, ऑनलाइन सेलिंग, ये वो मॉडल्स हैं जिन्होंने बिजनेस करने के तरीके को बहुत हद तक बदल दिया है। तो जब बिजनेस करने का तरीका बदल गया है तो उस पर लगने वाला टैक्सेशन सिस्टम सेम कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और ई कॉमर्स बिजनेसेस के ऊपर जीएसटी के क्या प्रोविजंस लगेंगे, और अगर आप एक ऐसे सेलर हैं जो ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू अपना माल बेचते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो ई कॉमर्स आज की डेट में बहुत ही एक फैंसी वर्ड है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है कि आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ई कॉमर्स बिजनेस को ना जानता हो। कुछ बड़े नाम हैं हमारे देश में, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। मुझे लगता है कि ये लगभग हर घर को छू चुके हैं आज की डेट में। तो ये ऐसे बिजनेस सेटअप्स, ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जिनके साथ अगर आप जुड़े हैं, और मैं जानता हूं कि लाखों लोग इनके साथ एज सेलर्स जुड़ रहे हैं, तो इनकी टैक्सेशन क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम जैसी नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए ये मास्टर क्लास लेके आया हूं जिसमें मैं आपको दूंगा A to Z सारी जानकारी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे और ऐसे बिजनेसमैन जो ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू अपना माल बेचते हैं और या सर्विसेज बेचते हैं तो उन पर टैक्सेशन किस तरह से और कैसे लगेगा। कोई भी जानकारी इसमें छूटेगी नहीं और इस वीडियो के एंड तक ये मेरी गारंटी है कि आपके मन में कोई भी डाउट ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड जीएसटी को लेकर नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये मास्टर क्लास क्या है। मास्टर क्लास हमारी उन टॉपिक्स पर एक सीरीज़ है जिनमें जीएसटी में ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, और मास्टर क्लास का इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस वीडियो में अपडेट्स के साथ साथ मैं बेसिक जानकारी भी देता हूं। तो अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मेरी मास्टर क्लास एक ऐसी सिंगल वीडियो होगी जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब और सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपको एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ या दूसरी वीडियो का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो ये है मास्टर क्लास जीएसटी ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर लेकर सारी जानकारी इसमें दूंगा। तो शुरू करते हैं कि ये मास्टर क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मास्टर क्लास इम्पोर्टेंट है 3 तरह के लोगों के लिए। ऐसे लोग जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अपना माल बेच रहे हैं या बेचना चाहते हैं। दूसरे टैक्स प्रोफेशनल्स जिनके पास ऐसे क्लाइंट्स हों जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अपना गुड सेल करते हों या सर्विसेज सेल करते हों। और तीसरा ऐसे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जिनके क्लाइंट्स इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हों या ऑनलाइन सेलिंग करते हों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे, क्या जानकारी आपको मैं दूंगा। इस वीडियो खत्म होते होते तक आपको इन 7 चीज़ों की जानकारी पूरी तरीके से हो जाएगी। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है जीएसटी के हिसाब से। उसके बाद ई कॉमर्स बिजनेस क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस से थोड़ा डिफरेंट होता है तो इसका स्ट्रक्चर मुझे आपको बताना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको इसलिए बताऊंगा ताकि आप अपने लिए ये बेटर जज कर पाएँ कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपके ऊपर क्या जीएसटी लॉ की क्या एप्लीकेबिलिटी आएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन, ये जो मास्टर क्लास मैंने डिज़ाइन की है, ये कोई नॉर्मल या कोई आम मास्टर क्लास नहीं है। रीज़न ये है कि ये मेरी मास्टर क्लास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है और इसमें मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ, इसको इस तरह से स्ट्रक्चर करता हूँ कि ये मास्टर क्लास ख़त्म होते होते तक आप बिजनेस ऑपरेटर हैं, आप टैक्स प्रोफेशनल हैं, आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं, आपको ये डिसाइड करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि कौन से प्रोविजंस किसके ऊपर किस तरह से एप्लीकेबल होंगे। तो जो सबसे रेलिवेंट है और सबसे जो यूएसपी मैं कह सकता हूँ मेरी मास्टर क्लास की, वो यही होती है कि जो मास्टर क्लास का मेरा स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से ये आप लोगों को ध्यान में रख के डिज़ाइन की जाती है।
उसके बाद मैं बात करूंगा रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स की, फिर जीएसटी लायबिलिटी की, फिर उसके बाद टीसीएस प्रोविजंस की, और इन सभी बातों को आपके दिमाग में अच्छे से बिठाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल केस स्टडी भी डिस्कस करूंगा, जिस केस स्टडी के बाद आई गारंटी कि 100% आपको ई कॉमर्स बिजनेस और उस पर होने वाला जीएसटी टैक्सेशन समझ में आ जाएगा। तो आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 244 में डिफाइन किया गया है और इसका मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से कोई भी गुड्स, सर्विसेज या डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर सप्लाई किए जाते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ओन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है किस चीज को? उस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म को। तो एग्जांपल ले लेते हैं अमेजॉन। अमेजॉन एक प्लेटफॉर्म है, एक इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी है जिसके माध्यम से लोग अपना गुड्स बेच सकते हैं, अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। तो उसका जो भी ओनर होगा या जो भी उसको ऑपरेट या मैनेज कर रहा होगा उसको ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलेंगे। बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, क्लब फैक्ट्री है, स्नैपडील है, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, बिजनेस स्ट्रक्चर। तो ये ई कॉमर्स बिजनेस किस तरह से ऑपरेट करता है, इसका स्ट्रक्चर एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास एक सेलर होता है और एक बायर होता है, और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट। तो बायर को कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट पर जाता है और कोई भी गुड्स उसको अच्छे लगते हैं तो वो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करता है। ये ऑर्डर ई कॉमर्स ऑपरेटर पास ऑन कर देता है एक्चुअल सेलर को और उसको बोलता है कि आप अपने गुड्स को इस बायर को सप्लाई कर दीजिए। तो बायर को जो गुड्स चाहिए होते हैं वो गुड्स सप्लाई हो जाते हैं। सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर की। अब बात आती है कि ये जो बायर को गुड्स मिले इसका पेमेंट वो किसको करेगा? तो पेमेंट जो होता है वो हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही ट्रैवल करता है, बिकॉज पेमेंट डायरेक्टली बायर सेलर को नहीं दे सकता इस बिजनेस मॉडल में। तो ऑर्डर और पेमेंट रिसीव करना ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम है और गुड सप्लाई करना सेलर का काम है। तो अब बात ये आती है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या कवर हो रहा है ये देख लेते हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि हमारे पास इसमें 3 तरह की पार्टीज हैं, 1, 2 और 3, और 2 तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। एक ट्रांजैक्शन हो रहा है बायर और सेलर के बीच में, क्योंकि ये गुड सेल कर रहा है इसको, और दूसरा ट्रांजैक्शन हो रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर और सेलर के बीच में, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलर को ऑर्डर्स प्रोवाइड कर रहा है अपने पोर्टल के द्वारा। तो ये 2 ट्रांजैक्शंस हो गए। तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं और 2 ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं टोटल इस बिजनेस में। उसके बाद आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कि अब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट किसको है। तो 2 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है सेलर का और बायर के बीच में, और दूसरा ट्रांजैक्शन है सेलर और ई कॉमर्स ऑपरेटर के बीच में। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की पहले बात कर लेते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन कब करवाना है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है अंडर सेक्शन 24(9) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं अगर, तो आपको बिना कुछ सोचे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है आपके लिए। ये तो सिंपल है। तो अब आ जाते हैं सेलर के लिए। सेलर को रजिस्ट्रेशन कब करवाना है? तो सेक्शन 24(9) ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। तो ये बात तो ये समझ में आई
कि अगर ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू मैं कोई गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा हूं तो मेरे लिए थ्रेश होल्ड लिमिट का एग्जेम्पशन मुझे नहीं मिलेगा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुझे भी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं, इसमें एक एग्जेम्पशन है। एक्ट में ये भी एक ऑप्शन दिया गया कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ लोगों को या कुछ कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस को एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो इसी पावर का फायदा उठा के इन्होंने एग्जेम्पशन दिया सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में। अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर और अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है तो आपको एग्जेम्पशन है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो मतलब कि सर्विसेज के केस में नॉर्मल कोर्स में भी 20 लाख ही है रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड, तो यहां पर भी इन्होंने 20 लाख की इस लिमिट का फायदा सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दी जो कि ई कॉम पोर्टल के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इस एग्जेम्पशन का, ये जो एग्जेम्पशन है इसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। अगर 9 सब सेक्शन 5 की सर्विसेज आप दे रहे हैं तो ये एग्जेम्पशन आपके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट 9(5). 9(5) क्या है मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए ई कॉमर्स पोर्टल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, थ्रेशोल्ड लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा। सर्विसेज के केस में 20 लाख की लिमिट का फायदा मिलेगा लेकिन 9(5) की सर्विसेज के लिए नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इस बात को आप ये समझ लीजिए, एक टेबल आपके सामने है जिसके थ्रू आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। 5 केसेस हैं जो मैं इस टेबल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इन 5 केसेस में इनको अगर आप समझ लेंगे इस टेबल को तो आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी कि रजिस्ट्रेशन कब कराना है और कब नहीं कराना है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स मैं करता हूं सर। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट की एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है नहीं है, अभी हमने पढ़ा। फर्स्ट रुपी की सेल से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यस बिल्कुल मैंडेटरी है। और इस केस में जीएसटी कौन देगा सर? इस केस में जीएसटी देगा सप्लायर ऑफ द गुड्स, यानी कि जो एक्चुअल सेलर है, जो हमने एस मार्क किया था पिछली स्लाइड में, जो एक्चुअल सेलर ऑफ द गुड्स है वही टैक्स भरेगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं सर्विसेज सप्लाई करता हूं तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, 20 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्या इस केस में? इस केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी तो है लेकिन 20 लाख के टर्नओवर के जब ऊपर चली जाए तब मैंडेटरी है, उसके नीचे मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो एग्जेम्पशन का फायदा भी मिलेगा और रजिस्ट्रेशन 20 लाख के बाद कराना है। लेकिन टैक्स कौन देगा? जीएसटी कौन पे करेगा? जीएसटी यहां पर भी सप्लायर ऑफ सर्विस ही पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है सर, ये तो हो गए गुड्स और सर्विसेज, लेकिन 9(5) क्या है? अब 9(5) बात करता है इन 3 सर्विसेज की। इन 3 सर्विसेज के केस में अलग से ही प्रोविजन दिया गया है 9(5) में। वो क्या क्या है वो 3 सर्विसेज? सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं तो क्या आपको ऊपर एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। यहां पर ये नॉट रिक्वायर्ड है, ये आपको देखना ही नहीं है। और रजिस्ट्रेशन क्या कराना मैंडेटरी है ऐसे लोगों के लिए, ये भी आपको देखना ही नहीं है। तो सर जीएसटी कौन देगा? जीएसटी देगा ई कॉमर्स ऑपरेटर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में। सर एक एग्जांपल देके बता दीजिए। तो एग्जांपल है ओला। अगर आप व्हीकल ओनर हैं और आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं और आपकी ये सर्विस ओला के थ्रू आप ऑपरेट करते हैं, तो ओला कैब्स की जिम्मेदारी है कि वो आरसीएम में आपके ऊपर लगने वाला जीएसटी पे करें। कैब ओनर को जो एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है उसको ना ही रजिस्ट्रेशन कराना है और ना ही उसको एप्लीकेबिलिटी देखनी है थ्रेशोल्ड लिमिट की। ठीक है, दूसरी सर्विस पे आते हैं 9(5) की, सप्लाई ऑफ हाउस कीपिंग सर्विस। अगर हाउस कीपिंग सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमें यहाँ पर एग्जेम्पशन के लिए 20 लाख का एग्जेम्पशन, रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा।
और क्या रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है? हाँ जी, मैंडेटरी है, लेकिन 20 लाख के बाद, 20 लाख की टर्नओवर तक आपको नहीं कराना रजिस्ट्रेशन। तो सर फिर जीएसटी कौन देगा? तो सिंपल है, 20 लाख तक जब आपका टर्नओवर है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा आरसीएम में, लेकिन जब आप 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर जाते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो सप्लायर पे करेगा जीएसटी, आपको ही जीएसटी पे करना होगा। तो इस केस में एग्जेम्पशन 20 लाख तक आपके ऊपर है, लेकिन सरकार को जीएसटी तब तक आरसीएम में ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा। जब आप 20 लाख की थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएंगे तो आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और फिर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं सप्लाई ऑफ एकोमोडेशन सर्विसेज। तो एकोमोडेशन सर्विसेज के केस में सप्लाई कैसे होगी? एकोमोडेशन सर्विसेज मतलब आप समझ गए, जैसे कि मेक माई ट्रिप है या ओयो रूम्स है। तो ये ओयो रूम्स जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है एकोमोडेशन सर्विसेज का। तो इस केस में क्या थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है? यस सर, एप्लीकेबल है। तो मुझे रजिस्ट्रेशन कब कराना है? कराना तो पड़ेगा, लेकिन जब 20 लाख का टर्नओवर एक्सीड कर जाऊंगा तब कराना पड़ेगा। तो जीएसटी कौन देगा? तो जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं है तब तक ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि ओयो या मेक माई ट्रिप देगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप देंगे फॉरवर्ड चार्ज में। तो ये टेबल मैं समझता हूं कि अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको पूरी बात इससे क्लियर हो जाएगी। और यही वो टेबल है, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, यही वो टेबल है जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि आप इन पांचों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपने यहां पर ये समझ लिया, ये डिसाइड कर लिया कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप यहीं पर ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना है, कब नहीं लेना है, और आपको जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में जमा करना है या रिवर्स चार्ज में ई कॉम ऑपरेटर को जमा करना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, किसको करवाना है, किसको नहीं कराना है, लेकिन जीएसटी की लायबिलिटी क्या होगी, जीएसटी किसको पे करना होगा? तो हम लोगों ने अपनी पहली ही स्लाइड में समझा था कि दो तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं। तो क्योंकि नॉर्मल बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है, सिर्फ मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस वीडियो के बाद आप भी कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि दो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं तो मैं दोनों की टैक्सेबिलिटी अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले आते हैं फर्स्ट की कि सेलर और बायर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर जीएसटी कैसे लगेगा। तो सर सेलर और बायर के बीच में तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है कि जीएसटी ऑन एंटायर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड, जो भी गुड्स या सर्विसेज सेलर ने बायर को बेचे हैं, जो भी वैल्यू है उनकी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा और जीएसटी पे कौन करेगा? सप्लायर करेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शन 9(5). तो 9(5) की सर्विसेज मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताई हैं। तो अगर ये 3 सर्विसेज के केस में तो रिवर्स चार्ज लगेगा, लेकिन उसके अलावा हर केस में सप्लायर को ही जीएसटी पे करना है। तो ये तो सेल परचेज का सीधा ट्रांजैक्शन हो गया सर, हमें समझ में आ गया। सेलर ने माल बेचा या सर्विस बेची, बायर ने जो भी उसकी वैल्यू बनती थी, सेलर उस वैल्यू पे जीएसटी पे करेगा। ठीक है सर। तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना है? तो जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो सेलर और ई कॉमर्स ऑपरेटर के बीच में था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलर को सर्विस दे रहा है, उसको ऑर्डर ला के दे रहा है, उसको बिजनेस ला के दे रहा है, और पर ऑर्डर हर बिजनेस प्रोवाइड करने पर ये उससे कमीशन चार्ज करता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर कहता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर ला के दिया, मेरी वजह से तुम्हें बिजनेस मिला, मुझे सेल पे कमीशन चाहिए। तो जो कमीशन ई कॉमर्स ऑपरेटर चार्ज करेगा उसको उस पर जीएसटी पे करना होगा। तो जीएसटी ऑन कमीशन अर्न्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जो भी कमीशन बनता है वो उस कमीशन पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है चार्जिंग कमीशन,
इट अमाउंट्स टू सपोर्ट सर्विसेज फॉलिंग अंडर टैरिफ 9985। तो ये 9985 टैरिफ के अंडर में आएगा एंड इट शैल अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। तो ये होगी जीएसटी लाइबिलिटी। पहले समझ लिया रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है, किस केस में करवाना है, फिर जीएसटी दोनों ही ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी किसको देनी है। उसके बाद आ जाते हैं सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टीसीएस प्रोविजंस लग जाते हैं इन ट्रांजैक्शंस पे, जिसकी वजह से, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर ही आपको बता दूं, मेरे भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ई कॉमर्स के थ्रू माल सेल करते हैं। तो फैक्ट इज कि वो सेलर्स एक्चुअली में ये समझ ही नहीं पाते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ कि जब अमेजॉन उनका हिसाब करता है, जब उनको पेमेंट ट्रांसफ़र करता है, तो वो एक्चुअली इनकेपेबल हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आती कि सर इन्होंने इतना पैसा ट्रांसफ़र किया इस पेमेंट साइकिल में, ये समझ ही में नहीं आ रहा कि उन्होंने कितना पैसा ट्रांसफ़र किया, कितना पैसा मेरा डिडक्ट कर लिया, कितना टीसीएस लगा, कुछ कोई हिसाब क्लियर नहीं होता लोगों को। तो मैं ये भी आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा कि आप अगर ई कॉमर्स सेलर हैं जो किसी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहे हैं और आपको जब पेमेंट साइकिल के बाद पेमेंट रिसीव होता है तो आप अपना हिसाब कैसे चेक करें, ये भी आपको मैं क्लियर करूंगा। तो आप आ जाते हैं टीसीएस प्रोविजंस पे कि कोई भी सेल जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना है। किस रेट से? 1% सीजीएसटी प्लस 1% एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी लग रहा है तो 1% आईजीएसटी की रेट से। किस वैल्यू पे? ऑफ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट। जितने का सप्लाई, चाहे गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विसेज की सप्लाई हो, उसके पोर्टल के थ्रू जितने की वैल्यू की सप्लाई हो रही है उस पर 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी एप्लीकेबल है तो 1% आईजीएसटी अप्लाई होगा, उसको वो कलेक्ट करना पड़ेगा। टू सच सप्लाईज इज टू बी कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर। और ये जो टीसीएस के प्रोविजंस हैं ये 1 अक्टूबर 2018 से एप्लीकेबल हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, उसके पहले ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं थे। तो सर ये तो हो गया कि टीसीएस लगेगा। क्या ऐसा भी केस हो सकता है कि जिस केस में टीसीएस के प्रोविजंस अप्लाई ना हो? बिल्कुल है। तो टीसीएस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल वेयर जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज में जीएसटी कहाँ लगता है? सेक्शन 9(5), 2 स्लाइड्स पहले मैंने अभी बताया। ये जो 3 सर्विसेज हैं इन केसेस में रिवर्स चार्ज लगता है। तो यहां पर क्या टीसीएस नहीं लगेगा? जी, यहां पर टीसीएस नहीं एप्लीकेबल। प्लस टीसीएस प्रोविजंस आल्सो डू नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। अगर कोई आप एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रहे हैं तो टीसीएस प्रोविजंस उस केस में अप्लाई नहीं करेंगे। और एक बात और, टीसीएस प्रोविजंस उस केस में भी अप्लाई नहीं करेंगे जिस केस में आप अपने ही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर। अगर आपका ही पोर्टल है और आप अपने ही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं केस स्टडी पे। तो ये केस स्टडी को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये हमारा बायर है, इस बायर को किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हुई, बायर को सपोज एक शर्ट खरीदनी है, तो बायर अमेजॉन पे गया और उसने शर्ट्स को सर्च करना शुरू किया। सर्च करते करते उसको पीटर इंग्लैंड की एक शर्ट दिख गई और इस पीटर इंग्लैंड की शर्ट को उसने खरीद लिया, उसने ऑर्डर कर दिया। इस पीटर इंग्लैंड की शर्ट की वैल्यू है सपोज 500 रुपीज़। 500 रुपये की ये शर्ट इसने अमेजॉन पे ऑर्डर कर दी और ये 500 रुपये का ऑर्डर पीटर इंग्लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया गया अमेजॉन द्वारा। पीटर इंग्लैंड ने ये शर्ट सप्लाई कर दी 500 रुपये की। ठीक, तो बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है। अब जब शर्ट सप्लाई हुई तो 500 रुपये इस बायर ने अमेजॉन को पे कर दिए, 500 रुपये का पेमेंट कर दिया। तो ये जो 500 रुपये का पेमेंट है ये अमेजॉन ने रख लिया और उसके बाद ये 500 रुपये का पेमेंट किसका है? एक्चुअल में तो ये पीटर इंग्लैंड का है क्योंकि शर्ट तो उसने बेची। तो अमेजॉन क्या करेगा, अपनी कुछ कमीशन काट के ये 500 रुपये, मैं यहाँ 500 ही लिख रहा हूँ, 500 रुपये कमीशन काट के दे देगा। तो अब एक बार ये समझ लेते हैं कि ये जो शर्ट पे जीएसटी है वो 5% के हिसाब से एप्लीकेबल है।
और जो कमीशन है, कमीशन अमेज़ॉन लेता है 10% का, और टीसीएस हम सब जानते हैं कि 1% टीसीएस लगेगा। तो इस ट्रांजैक्शन को एक बारी समझ लेते हैं कि अल्टीमेटली किसको कितना पैसा मिलने वाला है, किसको कितना जीएसटी चार्ज करना है। तो ये आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग इस टेबल पे। इस टेबल में देखिए सेल वैल्यू ऑफ द शर्ट 500 रुपए, ये हमें क्लियर है। जीएसटी चार्ज ऑन टी शर्ट एट द टाइम ऑफ द सप्लाई 5% जीएसटी का रेट है, तो 5% जीएसटी के रेट के हिसाब से 25 रुपए का जीएसटी इस पर लग गया। तो बायर ने कितना पेमेंट करा अमेजॉन को? 525 रुपए शर्ट की वैल्यू प्लस जीएसटी, तो 525 रुपए का पेमेंट बायर ने अमेजॉन को कर दिया। अब अमेजॉन के बाद जब 525 रुपए आ गए तो अमेजॉन ने बोला कि मैं तो 10% कमीशन भी लूंगा आपसे। तो 10% कमीशन जब अमेजॉन लेगा तो शर्ट की वैल्यू पे 500 रुपए पर 10% कमीशन उसने लिया, और यहां पर 50 रुपए का कमीशन अमेजॉन ने बोला कि मैं रखूंगा। अब क्योंकि कमीशन है, मैंने आपको बताया था कि ये सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो जीएसटी इस कमीशन पर भी लगेगा। तो 50 रुपए पे 18% की रेट से जीएसटी लगा 9 रुपए, और टीसीएस भी लगना है 1% का, तो 1% टीसीएस लगा 5 रुपए। टीसीएस मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा किस वैल्यू पे लगेगा, ना 525 पे लगेगा, ना 525 माइनस 50 पे लगेगा। ये नेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड है, जितनी वैल्यू के गुड्स या सर्विसेज आप सेल करेंगे, मतलब 500 का शर्ट बेची है आपने तो 500 रुपए का ही 1% लगेगा। तो अमेजॉन इस 525 रुपए में से इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा और इसको माइनस कर देगा, तो बचेगा 461 रुपीज। 461 रुपीज पीटर इंग्लैंड को यानी कि एक्चुअल सेलर को अमेजॉन पे कर देगा। तो ये तो है पूरा ट्रांजैक्शन चेन, मैंने आपको समझा दी है कि बायर से जब पैसा आता है वो सेल प्रोसीड्स के पैसे के बाद कहां पर क्या क्या अमाउंट डिडक्ट होता है और किस तरह से एक्चुअल जो सेलर है उसको पैसा मिलता है और कितना मिलता है। तो अगर आप एक्चुअल सेलर हैं तो ये टेबल बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पेमेंट साइकिल या आपका जो सेटलमेंट साइकिल होगा उसमें ये अमाउंट कैसे निकला, ये करेक्टनेस चेक करने के लिए, आपको अपना हिसाब मिलाने के लिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल एक्चुअल सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाते हैं इस टेबल पर, ये तो हो गया पूरा ट्रांजैक्शन। इस टेबल में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या लाइबिलिटी आ रही है। तो सबसे पहला जीएसटी की लाइबिलिटी आई 25 रुपए की, जो शर्ट की वैल्यू पे लगा। तो जो सेलर है, एक्चुअल सेलर, हमारे केस में पीटर इंग्लैंड का एग्जांपल लिया हमने, तो पीटर इंग्लैंड ने 25 रुपए की जीएसटी चार्ज करी अपनी 500 रुपए की शर्ट के ऊपर। और यहां पर ये क्या करेगा, इसको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए आईटीसी क्लेम करेगा। तो कमीशन पर 9 रुपए का, ये 9 रुपए जो यहां पर कमीशन थी, तो ये 9 रुपए की कमीशन पे 9 रुपए का जीएसटी ये ऑलरेडी पे करके आया है, तो इसका भी ये क्रेडिट ले लेगा। फिर उसके बाद जो 5 रुपए का टीसीएस कलेक्ट किया है अमेजॉन ने, इसका भी ये क्रेडिट यहां पर ले लेगा। तो इस ट्रांजैक्शन पे जो टोटल जीएसटी पेबल निकलेगा वो 11 रुपए का होगा। एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा, मैंने शर्ट की जो आईटीसी है इसमें नहीं इंक्लूड की है, तो शर्ट पर एक्चुअल में जो आईटीसी होगी वो भी आईटीसी यहाँ पर माइनस की जा सकती है, यहाँ पर लेस करी जा सकती है, किसमें से, 11 रुपए में से। तो एक्चुअल पेमेंट आपकी जो निकलेगी वो 11 रुपए माइनस शर्ट की आईटीसी जो होगी वो होगी। तो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर होगी। तो जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर कब, कैसे और कितना लगता है ये मैंने इसमें पूरा समझा दिया आपको, प्लस पूरी मैंने यहाँ पर ये केस स्टडी के साथ आपको बता दिया कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पर क्या पड़ेगा। तो ये है कंप्लीट फाइनेंशियल इम्पैक्ट वाला टेबल, और ये है जीएसटी इम्पैक्ट कि जीएसटी किस तरह से कैलकुलेट होगा, आपका आउटपुट और इनपुट कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर बताया। तो ये थी हमारी मास्टर क्लास ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो,
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो की वजह से आपकी कुछ मदद हुई है या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अच्छे अच्छे मास्टर क्लास के लिए और अपडेट्स वीडियो के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।